नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग को लेकर एक बड़ा फैसला आया है और इस खबर के लिए सबसे पहले सीधे चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। बिल्कुल पूजा, बहुत बड़ा फैसला है। ये प्रयागराज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। आप सबको याद होगा कि पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कहा जाता है कि औरंगजेब ने बनवाया, उसका एक सर्वे कराया गया था वाराणसी कोर्ट के आदेश पर। उस सर्वे में 16 मई 2022 को जो वजू खाना है वहाँ पर जो याचिकाकर्ता, जिसे हिंदू पक्ष भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिवलिंग मिली है, जबकि जो मस्जिद पक्ष है उसने कहा कि वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है। इसको लेकर के वाद विवाद हुआ और वाराणसी कोर्ट ने वजू खाने को सील करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कोर्ट कमीशन जिसने सर्वे किया था उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और उसके बाद एक वाराणसी कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगा दी गई, जैसे कि जो कथित शिवलिंग है उसमें हर रोज़ पूजा याचना करने की याचिका लगाई गई। ये कहा गया कि मस्जिद की दीवार तोड़ करके एक बड़ा सर्वे कराया जाए और एक और बहुत अहम याचिका लगी कि अगर पता करना है कि ये शिवलिंग है या फवारा है तो ये कितने साल पुराना है। अगर वो शिवलिंग है तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उससे पुराना स्ट्रक्चर होगा। किससे बना है, धातु का बना है, पत्थर का बना है, ये सब जानने के लिए कथित शिवलिंग का एक साइंटिफिक सर्वे कराया जाए, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करे। इसको लेकर के वाराणसी कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी, जिसको वाराणसी कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर ये सर्वे कराया गया कथित शिवलिंग का, उसमें सैंपलिंग होगी, अगर सैंपलिंग में कुछ संरचना को नुकसान पहुंचता है तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब याचिकाकर्ता कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट आए। प्रयागराज कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके ज़रिए जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जिसे शिवलिंग कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है, इसको बिना नुकसान पहुंचाए इसका सर्वे किया जा सकता है। क्या बिना इसको नुकसान पहुंचाए ये पता किया जा सकता है कि ये कितने साल पुराना है या इसकी संरचना कैसी है, जिसको लेकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, हम इसे बिना नुकसान पहुंचाए ये पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, इसकी संरचना क्या है। जिसके बाद प्रयागराज हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो कथित शिवलिंग है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा। ये परीक्षण कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसका फैसला करने के लिए हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को कहा है। तो 22 मई को वाराणसी कोर्ट बताएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जो सर्वेक्षण है कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितने दिन में किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू खाने में कथित शिवलिंग मिला था उसका वैज्ञानिक परीक्षण करने जा रहा है। पूजा, इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, BIPS लखनऊ, IUAC, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बारे में आपने सुना। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले के बारे में। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निलंबन के फैसले को वापस ले लिया है। वैसे तो पिछले साल 2 जून को ही वो रिटायर हो चुके थे। दिसंबर 2021 को उन्हें निलंबित किया गया था और जांच के आदेश दे दिए गए थे। अब जब निलंबन का आदेश जो है वापस लिया, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिस समय वो निलंबित थे उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा और रिटायरमेंट के बाद की तमाम सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट इन्होंने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत श्री परमवीर सिंह, इनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी उसको गलत करार देते हुए उसको बंद करने का निर्णय ये कैट के माध्यम से आया और उसके साथ साथ एक उसके इफेक्ट के रूप में उन्हें जो निलंबित किया गया था उसको भी गलत साबित करते हुए
उनका निलंबन भी वापस लेने के आदेश ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दिए हैं। उसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। दरअसल जब एंटीलिया कांड हुआ था उस दौरान परमवीर सिंह पर भी आरोप लगे थे और अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके चलते उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद परमवीर सिंह के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए थे और वो जांच बाद में हालांकि सीबीआई को दी गई, लेकिन उन मामलों के आधार पर सरकार ने तब की परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया था और साल 2021 में निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की थी। उसके खिलाफ परमवीर सिंह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए थे, जिसकी में सुनवाई हुई और जिसका फैसला अब आया है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है और ये भी कहा है कि निलंबन के दौरान भी वो ड्यूटी पे माने जाएंगे। इस बीच परमवीर सिंह जून 2022 में रिटायर हो गए थे, लेकिन चूंकि निलंबन उनका चल रहा था इसीलिए उनकी जो सर्विस थी और बाकी जो सब सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है तो और उनको ड्यूटी पे माना है तो उनकी सभी सुविधाएं फिर से उन्हें बहाल हो जाएंगी, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब उन्हें अब मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत है परमवीर सिंह के लिए। इस संबंध में जब हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ खास करके कोर्ट और सरकार का कि मुझे एक तरह से न्याय दिलाया है उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरान भले निलंबन वापस हो गया है, सुविधाएं उन्हें मिलेगी, लेकिन जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, सीबीआई में जो जांच चल रही है वो जारी रहेगी, यानी कि मामला उन पर बना रहेगा। लेकिन बड़ी राहत यह है कि उनका निलंबन वापस हो गया है और सब सुख सुविधाएं जो है सेवानिवृत्ति के बाद मिलनी चाहिए उन्हें फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडे से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। 10वीं में इस बार पासिंग परसेंटेज रहा 93.12% और 12वीं का पासिंग परसेंटेज रहा 87.33%। इसमें 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के पास हुए। 12वीं का त्रिवेंद्रम जोन का नतीजा 99.91% रहा और इस बार सीबीएसई ने बच्चों में कंपटीशन की गलत भावना ना आए, इसके चलते मेरिट लिस्ट नहीं जारी की है। प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए था। अदिति। मेरे को 88% आया, 88% एंड प्रिपरेशन वाज ओके, लाइक आई हैव गिवन माय 100%। इट्स लाइक कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था। मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट और ह्यूमैनिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। इंतजार खत्म हुआ और सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बच्चे अपने नतीजे देख भी रहे हैं और इस बार सीबीएसई ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बार मेरिट लिस्ट नहीं घोषित की है, तो ये नहीं बताया कि देश में किसने टॉप किया। हमारे साथ सीबीएसई के नतीजों पर बात करने के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई संयम भारद्वाज साहब हैं। सर, पिछली बार इस बार पासिंग परसेंटेज 87.33% है, जो कि पिछली बार से लगभग 4% कम है। इस डिक्लाइन की वजह क्या है? देखिए, आप लोग उस एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ था। इस साल हमारा 87.33 के करीब है, जो कि 2019 से बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है अगर हम दो रिजल्ट्स की बात करते हैं, समान रिजल्ट्स की बात करते हैं, और ये सत्य भी है। ये कहना उचित नहीं है कि हम कोई मेरिट लिस्ट देते थे। हम लोगों ने कभी मेरिट लिस्ट नहीं दी। मेरिट लिस्ट जो होती है वो मीडिया के लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो उससे निकल कर आती है। जो विशेष कारण है वो ये कारण है कि हम नहीं चाहते कि बच्चों के बीच में कोई नेगेटिव कंपटीशन जो है वो डेवलप हो, वो करें।
और भाई बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। समीर वानखेड़े की बात करते हैं। इस नाम से आप वाकिफ होंगे। एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल चीफ हैं। इनके खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करके ये खूब सुर्खियों में आए थे। खूब आरोप भी इन पर लगे। आरोप ये लगे कि इन्होंने 25 करोड़ की उगाही का प्लान बनाया था अन्य आरोपियों के साथ, और बताया गया, ऐसे आरोप लगे कथित तौर पर कि 50 लाख रुपए उगाही के तौर पर ले भी लिए गए थे। अब इन तथ्यों को एनसीबी ने जांच में देखा है और उसके बाद सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया है। 29 ठिकानों पर बताया जा रहा है समीर वानखेड़े के, वहां पर सर्च किया जा रहा है। मुंबई, कानपुर, रांची, दिल्ली और मुंबई में टीम मौजूद है जहां पर तलाशी ली जा रही है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनको जेल में भेजा जाए। उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले भी दर्ज करा लिए गए। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया है। इस पूरे मामले पर सुनवाई भी चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में। कोर्ट में और पुलिस के सामने खासकर बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा, उसको बताते हुए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अब भी जंतर मंतर पर जमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण सिंह का बयान 2 बार दर्ज हुआ। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और कुछ वीडियो सबूत के तौर पर दिए। दिल्ली पुलिस की एसआईटी में 4 महिला समेत 60 से ज्यादा लोग हैं। कुश्ती संघ के सहायक सचिव के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान समेत 6 पहलवानों के बयान दर्ज कराए जाने हैं। मामला अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 27 मई को है। लेकिन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है। पहलवानों के साथ सरकार की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इसी के वजह से अब सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 15 दिन में बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही 15 दिन बाद पुलिस दोबारा स्टेटस रिपोर्ट देगी। पुलिस ने बताया कि 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दी गई है, जबकि पहलवानों ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। देखते हैं अगली सुनवाई के दौरान इस मामले का हल कैसे निकलता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हत्थे चढ़ी करोड़पति सब इंजीनियर, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए देश प्रदेश। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड में तैनात हैं सब इंजीनियर हेमा मीणा। इन्होंने अपनी 12 साल की नौकरी में 15 से 16 लाख रुपए कमाए होंगे तनख्वाह से, लेकिन जब लोकायुक्त ने छापेमारी की है तो पहले दिन की ही छापे में तनख्वाह से इनकी संपत्ति 232% ज़्यादा निकली। मध्य प्रदेश में हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने उन पर यह रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 1 करोड़ रुपए की कोठी। सौ से ज्यादा पिंजरे, देसी विदेशी नस्ल के कई कुत्ते, रोटी खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने वाली मशीन।
25 से ज्यादा गिर नस्ल की गायें, 20 से ज्यादा चौपहिया वाहन जिसमें कई आलीशान गाड़ियां। बंगले के कर्मचारियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल, पूरी संपत्ति में मोबाइल जैमर, भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन के दस्तावेज, पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान, $30,000 महीने की नौकरी में 30 लाख रुपए का ये टीवी। ये संपत्ति बनाई है मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में 8 साल से काम कर रही सब इंजीनियर हेमा मीणा ने, जो संविदा पर नियुक्त हैं। पहले दिन ही 7 करोड़ की संपत्ति मिली है। लोकायुक्त में ब्यौरा जुटाने गुणागणित चल रहा है। सर्च चल रही है, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और वैल्यूएशन का जो काम है थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू तब आई। लोकायुक्त को 2 साल पहले ही हेमा के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। एक शिकायत यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुई थी कि हेमा मीणा एक सब इंजीनियर है, जो अपने पद के जो आय है उससे इनके पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसकी जांच पर से ये सारी कार्रवाई हुई है। जांच में ये भी पाया गया है कि एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का इस्तेमाल आरोपी इंजीनियर ने अपना घर बनाने के लिए किया था। उसके बंगले से हार्वेस्टर सहित भारी कृषि मशीनरी को भी जब्त कर लिया गया है। गरीब मध्य प्रदेश के अमीर अधिकारी, वैसे सूत्रों की माने तो हेमा मीणा तो मुखौटा है, इसके पीछे कई बड़े रसूखदार शामिल हो सकते हैं। वैसे फिलहाल हेमा मीणा को नौकरी से हटा दिया गया है, वो इसी दफ्तर में काम करती थीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां के भिवंडी इलाके में गोदाम में बड़ी आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर जारी है। 6 फायर टेंडर्स मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग की वजह क्या थी। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।